हो गया। चलो इसको निकालो सर, कैलोरीमेट्री वाला निकालो। देखो ये कैलोरीमेट्री ने खाली हम लोग कुछ फार्मूला के बारे में जानेंगे कि कैसे कोई बड़ी हीट का ट्रांसफ़र करता है, तो किस फार्मूला के आधार पर हीट को ट्रांसफ़र करता है। मेन इसमें ऐसा सवाल सॉल्व होगा जैसे कि मान लिया जाए कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ बर्फ़ है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड कुछ बर्फ़ है और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ पानी है। अब दोनों को मिक्स कर दिया है कि नहीं। अब मान लिया जाए कि पानी की मात्रा ज़्यादा है, बर्फ़ की मात्रा कम है, हो सकता है कि बर्फ़ पिघल के पानी में कन्वर्ट हो जाए, है कि नहीं। अब कोई मतलब निश्चित तापमान पर जाकर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब होता है कि बर्फ़ की मात्रा ज़्यादा है और पानी की मात्रा कम, तो हो सकता है कि कुछ ही बर्फ़ पानी में कन्वर्ट हो या फिर बर्फ़ का तापमान सिर्फ -20 से -18 पर आकर रुक जाए। फंस रहे हैं कि नहीं। मतलब जिसका टेम्परेचर, जिसमें एनर्जी ज़्यादा है, हीट एनर्जी, वो हीट को लॉस करेगा, जिसमें हीट एनर्जी कम है वो हीट को गेन करेगा, तब तक जब तक कि दोनों का इक्विलिब्रियम ना हो, थर्मल इक्विलिब्रियम में दोनों ना आ जाए, जबकि मतलब कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए। ये मेन कहानी। तो इसमें वही 4 तरह का मेन वही पढ़ना है जो हम लोग डायमेंशन में पढ़ाते थे। अगर बताया था कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ है, उसको आप गर्म कीजिए तो -20 से -19, -18, -17 करते करते कहाँ तक आएगा, जीरो तक आएगा। और इस अवस्था में क्या है कि बर्फ ही है कि नहीं, और टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है। ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है कि नहीं। ये कितना अंतर हो रहा है। फिर बताए थे कि -0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब बर्फ आ जाएगा फिर उसको गर्म करते रहिए तो बर्फ पानी में कन्वर्ट होगा और टेम्परेचर वहीं का लेटेंट हीट कैपेसिटी, सही है कि नहीं। फिर बताए थे कि जब मतलब कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी आ गया अब फिर उसको गर्म करते रहिए तो पानी 0 डिग्री से धीरे धीरे 100 डिग्री तक जाएगा और वाटर ही रहेगा, फिर चेंज नहीं होगा और टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। फिर इसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और जब पानी पहुंच जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर और फिर उसको गर्म करना को शुरू करे तो पानी वाष्प में बदलना शुरू होगा वेपर में, लेकिन टेम्परेचर 100 का ये फिर हो गया लेटेंट हीट कैपेसिटी। इस बात तो लिखा कि द प्रोसेस ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन बॉडीज एंड सिस्टम इज नोन एज कैलोरीमेट्री। ये बात लिखा हुआ है कि दो बॉडी या दो सिस्टम आपस में हीट को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। किसी में टेम्परेचर ज़्यादा है, किसी में टेम्परेचर कम है, तो हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हो जाए। बस में है कि नहीं। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि हाई हीट से लो हीट की तरफ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हो जाएगा, है कि नहीं। हम लोग जब पढ़ते थे इलेक्ट्रिसिटी तो याद है कि किसी में चार्ज ज़्यादा है, किसी में चार्ज कम, की गारंटी नहीं कि ज़्यादा वाला ही चार्ज कम की तरफ जाएगा। हो सकता है जिसके पास चार्ज कम उसका पोटेंशियल ज़्यादा हो और जिसके पास चार्ज ज़्यादा उसका पोटेंशियल कम हो, तो चार्ज का ट्रांसफर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होगा। ये नहीं कह सकते कि चार्ज इधर ज़्यादा है चार्ज इधर कम है तो ज़्यादा वाला चार्ज से कम वाला चार्ज की तरफ चार्ज का प्रभाव होगा, ऐसे नहीं। इसलिए हीट का प्रभाव जो होगा ऐसे नहीं कि इधर हीट ज़्यादा है इधर हीट कम है, तो ऐसे होगा। इधर टेम्परेचर ज़्यादा है उधर से हीट फ्लो होगा, उस तरफ जो टेम्परेचर का मान कम है, तब तक जब तक कि दोनों तरफ हीट बैलेंस में न आ जाए, मतलब कि पूरा का पूरा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में न आ जाए। जिसमें वहाँ पर बोले थे कि तब तक चार्ज ट्रांसफर होगा जब तक दोनों तरफ पोटेंशियल बराबर न हो जाए। तो पोटेंशियल में अंतर होने के कारण चार्ज का प्रभाव होता था, यहाँ टेम्परेचर में अंतर होने के कारण हीट का प्रभाव होगा। तो जब तक हीट प्रभाव होता रहेगा तब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर न हो जाए। क्या तो ठीक। SI यूनिट ऑफ हीट क्या लिखा हुआ है, जूल। जूल का SI मात्रा क्या है, जूल बोले हीट का। हीट भी एक तरह का एनर्जी है, हीट का भी SI मात्रा जूल, लेकिन यूज करते हैं हम लोग जनरली कैलोरी, है कि नहीं। अब बात डिफाइन किया गया कि मैंने कैलोरी क्या है। कैलोरी क्या है लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर नेसेसरी टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लो कि आपके पास 1 ग्राम वाटर है जिसको 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री करना है, तो जितना उष्मा चाहिए, जितना एनर्जी चाहिए उसे क्या बोलते हैं, 1 कैलोरी। अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा डायमेंशन नहीं पढ़ाए थे कि पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 होता है। पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होता है, 4200। मैंने हम बताए थे ऐसे कि 1 किलो पानी को 1 डिग्री गर्म करने में, 1 किलो पानी को 1 डिग्री गर्म करने में 4200 जूल उष्मा लगता है। कि पानी का क्या होता है,
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इस सब डायमेंशन में बात याद करवाए। 1 किलो पानी को 1 डिग्री गर्म करने में कितना आता है? 42 जूल। तो आपने सोच लो कि मतलब 1000 ग्राम पानी हुआ नहीं हुआ? 1000 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड करने में कितना लगता है? 42 जूल। तो 1 ग्राम पानी को गर्म करने में कितना लगेगा? 42 बटा 1000 मैंने 4.2 जूल। 1 कैलोरी हुआ कि नहीं? लिखा है ना कि 1 ग्राम पानी को 14.5 से 15.5 करना है, तो क्या डिग्री होगी ना? 1 ग्राम की डिफाइन है, ऐसा नहीं कि 14.5 15.5 डिफाइन किया गया एक्चुअल में, लेकिन 15.5 16.5 भी कर सकते हैं, वो भी डिग्री हुआ। 16.5 से 15.5 कर सकते हैं, लेकिन डिफाइन क्या है कैलोरी को कहाँ पर? 14.5 से 15.5। सही कि नहीं? तो 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम पानी है और उसको गर्म करना है इतना ताकि वो 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला जाए। इतना गर्म करने में जितना उसमें एनर्जी लगेगा, कितना लगा एनर्जी? 4.2 जूल। 4.2 जूल ये कहलाया 1 कैलोरी। फाइन, 1 कैलोरी क्या है, ठीक है ना? आगे लिखा हुआ है एवरेज कैलोरी। क्या लिखा हुआ है? एवरेज। हाँ, कैलोरी का एवरेज वैल्यू क्या है? तो क्या लिखा हुआ है? सुनो पहले, 14.5 15.5 ग्राम की है, तो हो सकता कुछ अलग उष्मा लगा होगा। 15.5 16.5 में अलग लगेगा, थोड़ा बहुत तो चेंज आया होगा। 16.5 से 17.5 में अलग, बस में है कि नहीं? तो एवरेज निकाल लो भाई। एक के मतलब मैंने कहा गर्म कर लो 0 से 100, 0 से 100 जितना उष्मा लगा 100 से हो गया एवरेज, है कि नहीं? 1 डिग्री गर्म करने में जितना एनर्जी चाहिए वही तो है कि जो है आपका क्या कैलोरी। 1 डिग्री गर्म करने में जितना उष्मा लगेगा वही ना कैलोरी है। 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री गर्म करने में जितना उष्मा लगा क्या है हमारा कैलोरी, लेकिन डिफाइन है 14.5 से 15.5। तो हम निकाले 0 से कहां तक? मतलब 100 जितना उष्मा लगा 100 से देखिए एवरेज वैल्यू निकल जाएगा कैलोरी का। सही कि नहीं? ये लिखा हुआ है एवरेज कैलोरी कि 1/100th अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू राइज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम प्योर वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं, क्या निकला? एवरेज। अब कोई भी बोलेगा नहीं कि जैसे एवरेज वैल्यू जो भी निकल के आएगा, आपको बोलेगा कि मैंने 15-16 करना है कितना, बोले वही वैल्यू बोल दो एवरेज वाला। 16-17 करना है तो वही वैल्यू बोल दो, कौन वाला? एवरेज कैलोरी वाला। लेकिन हो सकता है कि एक्यूरेट अगर देखा जाए तो 14.5 से मैंने 15.5 करने में कुछ लगता होगा और 15.5 से 16.5 करने में कुछ अलग लगता होगा। लेकिन एक के मरते हम 100 तक गर्म कर लिए, फिर 100 से हाइट दे दिए, आगे एवरेज वैल्यू। आगे लिखा किलो कैलोरी, समझ ही रहा? 1 ग्राम 1 कैलोरी, किलोग्राम किलो कैलोरी, सही कि नहीं? 1 ग्राम पानी गर्म करना है तो 1 कैलोरी। 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री गर्म किए तो 1 कैलोरी लगेगा। तो 1000 ग्राम पानी गर्म करेंगे तो किलो कैलोरी लगेगा, है कि नहीं? 1000 से गुना करो 1000, वही निकले किलो कैलोरी। अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू राइज टेम्परेचर ऑफ 1 kg प्योर वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात समझिए, यहाँ नहीं लिखा लेकिन 15.5 है कि नहीं? ज्यादा अमाउंट पानी का गर्म करना हो 1 डिग्री, इसे मान लें कि बहुत सारा अमाउंट है, तो 1 किलो पानी है वो कितना है? 1 ग्राम। तो हो सकता है कि 1 ग्राम पानी को 14.5 से 15.5 करने में अलग, फिर 15.5 16 करने में अलग। लेकिन आप एक बाल्टा पानी ले लीजिए, उसको 12 से 13 कीजिए, 13 से 14, हो सकता है कि इस केस में वैल्यू लगभग क्या है? सेम है। इसलिए इसमें कोई डिफाइन नहीं किया कि 14.5 से 15.5 लिखा है। मैंने कभी भी कितना डिग्री? 1 डिग्री कहीं गर्म कर लो, 1 किलो पानी को जितना उसमें लगेगा उसे क्या बोलते हैं? किलो कैलोरी। किलो कैलोरी, तो किलो कैलोरी हो गया, बोले कि नहीं? किलो कैलोरी मैंने कितना? 42 जूल नहीं बोले? किलो कैलोरी मैंने 1000 गुनी 4.2 कितना है? तो 1 किलो पानी को 1 डिग्री गर्म करने में जितना उसमें लगता है वही 4200 जूल है, या तो उसको बोलो किलो कैलोरी बोलो। आगे लिखा BTU, शुरू में लिखा था हमने BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू राइज टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड प्योर वाटर टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, है कि नहीं? ये हो गया हम लोग का PS सिस्टम एक तरह से, पाउंड में चल रहा है सब कुछ। हाँ, फुट पाउंड और सेकेंड सिस्टम का चल रहा है सब BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। बोलते कि पाउंड हम लोग शुरू में लिखाए थे कि PS सिस्टम को हम बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। लिखा ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 1 पाउंड वाटर को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से गर्म करने में जितना उष्मा लगता है, जितना एनर्जी लगेगा, उसको क्या बोलते हैं? BTU। और लिखा हुआ है कि BTU बराबर 252 किलो। आ गए टॉपिक पर, वही 4 पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, 2 पॉइंट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हाँ देखो,
मैंने हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं कि कोई बड़ी हीट ट्रांसफर करता है तो किस फॉर्मूला के आधार पर ट्रांसफर। मेरा पढ़ाने में वही जा रहा है कि जिसमें ज़्यादा टेम्परेचर है वो हीट ट्रांसफर करेगा, जिसमें कम टेम्परेचर हीट को गेन करेगा, है कि नहीं। अब बर्फ बदल रहा है पानी में तो उसका अलग फॉर्मूला लगेगा। अब बर्फ मैंने गर्म हो रहा है, इसका अलग फॉर्मूला। एक होता है स्पेसिफिक हीट, एक होता है लेटेंट। एक होता है कि फेज चेंज होना, एक होता है टेम्परेचर चेंज, है कि नहीं। हीट 2 रूप में खपत होती है, एक टेम्परेचर चेंज करने में आ रहा है, फेज चेंज करने में। अब हम मान लें कि बर्फ है 0 डिग्री पर, मान लें बर्फ को मिला दिए गर्म पानी के साथ तो बर्फ पिघलना शुरू होगा और पानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लॉस करेगा। पानी जो लॉस करेगा हीट क्या होगा, स्पेसिफिक हीट। अब बर्फ जो पिघल के पानी मानना ही लेटेंट है, तो एक फॉर्मूला निकालेंगे स्पेसिफिक हीट का है वो निकालेंगे। तो देखना पड़ेगा कि ज़्यादा पानी है कि ज़्यादा बर्फ। कभी कभी है कि मान लिया बर्फ को पानी में डाले, पूरा का पूरा बर्फ पानी में कन्वर्ट नहीं हो पाया, कुछ हो पाया, कुछ बर्फ बर्फे रहे, बस में है कि नहीं। कभी कभी होता है ऐसा भी कि पूरा बर्फ पानी में कन्वर्ट भी हुआ और पानी का टेम्परेचर बढ़ भी गया कुछ। वो तो मैंने अनुसार से कि कौन लॉस करेगा और कौन गेन करेगा। फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इफ डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू ए बॉडी ऑफ मास m एंड ड्यू टू दिस इफ इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय डेल्टा t विदाउट चेंज ऑफ फेज। आप किसी मतलब कि बॉडी को गर्म कर रहे हैं विदाउट चेंज ऑफ फेज, मैंने पानी गर्म कर रहे हैं, पानी पानी है, बर्फ गर्म कर रहे हैं, बर्फ बर्फ है, तो कोई खास अमाउंट है उससे कितना m, कितना अमाउंट है उसका m, गर्म कितना कर रहे हैं डेल्टा t, और उसमें कितना हीट लगा डेल्टा q, निकल लेना। यह डेल्टा q इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू ए बॉडी ऑफ मास m मास के एक बॉडी को हमने हीट सप्लाई किया डेल्टा q, और ड्यू टू दिस इस कारण से इफ इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज, उसका टेम्परेचर बढ़ गया डेल्टा t विदाउट चेंज ऑफ फेज, सही कि नहीं। कोई एक बॉडी है, हमने उसको हीट दिया डेल्टा q, मैंने और उस बॉडी का मास कितना था m, तब उतना हीट देने से उसका टेम्परेचर कितना बढ़ गया डेल्टा t विदाउट चेंज ऑफ फेज। मान लें कि पानी है, m किलोग्राम पानी है, उसको आपने डेल्टा q हीट दिया तो m किलोग्राम पानी का टेम्परेचर बढ़ के हो गया, मैंने कितना बढ़ गया डेल्टा t और बढ़ गया, लेकिन पानी का फेज चेंज नहीं हुआ। तब का बात लिखा हुआ है कि डेल्टा q डायरेक्ट इक्वल टू m और डेल्टा q डायरेक्ट इक्वल टू t पढ़ा हुआ है, डेल्टा q बराबर ms डेल्टा t, सही कि नहीं। डेल्टा q बराबर ms डेल्टा t, ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कौन s, डेल्टा क्यू क्या हुआ हीट, m हो गया मास, डेल्टा t राइज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर बोल सकते हैं। कभी कभी हीट लॉस भी करेगा, मान लिया कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी आना है 30 पर, तो हीट लॉस किया, 30 से जाना है 40 पर, हीट गेन करेगा। तो बात यहाँ पर डेल्टा t का मान प्लस हो सकता है या माइनस, और प्लस माइनस होने का मतलब ये नहीं, प्लस माइनस होने का मतलब हीट लॉस और हीट गेन। मैंने हमेशा जैसे कि मैंने कि पानी का तापमान 40 था, अब आ रहा है 30 पर, तो यहाँ पर लिखेंगे -10, नहीं सीधे लिखेंगे हीट लॉस है, यूज करेंगे 10 से, बस में कि नहीं। या तो यहाँ पर अगर -10 लिखना चाहते हैं तो क्यू का मान माइनस में आएगा और हीट का मान नेगेटिव, इसका मतलब हीट लॉस, क्यू का मान पॉजिटिव मतलब हीट गेन, सही कि नहीं। यही लिखा, तो ये लिखा हुआ डेल्टा क्यू बराबर ms डेल्टा t मेन फार्मूला हुआ। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होता है, तो बता रहे हैं हमको 42 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि राइज इन टेम्परेचर बड़ा में डिग्री सेंटीग्रेड लिखो चाहे केल्विन, कोई दिक्कत नहीं। 1 डिग्री सेंटीग्रेड पानी को गर्म करो चाहे 1 केल्विन गर्म करो, बात एक ही है। तो 4200 जूल पर केजी पर केल्विन भी लिख सकते हैं, 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं। अब बात समझिए कि तो हम बता दें कि पानी का एस का वैल्यू कितना होता है 42, लेकिन सवाल बोले कि ना है पानी का जो एस का वैल्यू है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ चेंज हो रहा है। माने कि तापमान था पानी का 10 डिग्री, हमें ले जाना है 80 डिग्री तक, लेकिन 10 से 80 होने के दौरान एस का मान फिक्स नहीं लगाएगा ms डेल्टा t, ms डेल्टा t आप लगा, इसे आप क्या लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू डेल्टा t, लिखते हैं कि नहीं। अगर आप मोशन चैप्टर का बात करें तो क्या लिखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू डेल्टा t, तब आप लगाते हैं जब वेलोसिटी क्या हो कांस्टेंट। समय बीत रहा है, मान लें कि कोई पार्टिकल 10 सेकंड तक चला, तो 10 सेकंड तक चला और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, बोले कितना दूर चला, बोले डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू डेल्टा t, लेकिन ये वेलोसिटी समय के साथ साथ क्या हो बदले, तो फिर लिखते हैं ना vdt का इंटीग्रेशन। तो ये बात यहाँ लिखेंगे कि डेल्टा q बराबर m s dt का इंटीग्रेशन t1 से लेकर के सही कि नहीं, जिसे मोशन हम लोग सॉल्व कर देते हैं।
ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो तब तो सही है कि v इनटू डेल्टा टी, डेल्टा टी है कोई एक मैंने के माने कि दूसरा सेकंड से लेकर के 10वां सेकंड तक में बताओ कि कितना दूरी चला, 20 की स्पीड से तो 20 गुने 10 माइनस 2। लेकिन अगर बोले कि वेलोसिटी का मान 2 से 10 तक में क्या हो रहा था, चेंज करना पड़ता है vdt का nt। तो अगर स्पेसिफिक हीट फिक्स है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है पानी का, लेकिन पानी का एस का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है, तो सीधे लगाइए एम एस डेल्टा टी। लेकिन अगर इसका वैल्यू टेम्परेचर के साथ साथ चेंज हो रहा है तो फिर लगाना पड़ेगा एस dt का nt, t1 से लेकर के t2 तक। एस हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अभी हमने पढ़ा रहे हैं ना, धीरे धीरे जब डीपली चलेंगे थर्मोडायनामिक्स में, तो दो तरह के होते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक होता है कांस्टेंट प्रेशर। तो चलेंगे थर्मोडायनामिक्स समझ कि नहीं। अभी सिंपली लिख रहे हैं एम एस डी टी का इंटीग्रेशन t1 से लेकर के t2 तक। अगर एस कांस्टेंट रहा तो एस बाहर चला जाएगा, dt का इंटीग्रेशन डेल्टा टी t2 माइनस बराबर डेल्टा, सही कि नहीं, ये बात लिखा हुआ। डेल्टा क्यू बराबर एम, और एस टी का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं। एस टी का मतलब कि एस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, जैसे कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आप भी dt तभी करते हैं ना जब वेलोसिटी किसका फंक्शन हो, टाइम का, तब करते हैं कि नहीं। वही एस टी लिखने का मतलब एस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हाँ ये मतलब टेम्परेचर, तब यहाँ लिखेगा dt sin t1 से लेकर के t2 तक। वही लिखा है एस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एस बराबर डेल्टा क्यू बटा एम डेल्टा टी। इसका मात्रक लिखा हुआ है जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, यस, और सीजीएस मात्रक में कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसको डिफाइन किया गया परिभाषा, जो लिखा हुआ फार्मूला एस बराबर डेल्टा क्यू बटा एम डेल्टा टी, एस बराबर डेल्टा क्यू बटा एम डेल्टा टी, इसी को डिफ्यूजन बना दिया गया है। तो बताया था कि 1 किलोग्राम को 1 केल्विन 1 डिग्री गर्म करने में जितना हीट लगेगा वही क्या है हमारा एस। वही लिखा अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास ऑफ ए बॉडी टू राइज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 किलोग्राम किसी बॉडी के मास को 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने में जितना उसमें हीट लगेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। याद कीजिएगा ये सब डाटा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अभी तो बोले हम 1 ग्राम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म करने में कितना लगता है, 1 कैलोरी, है कि नहीं। 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री गर्म करने में कितना लगता है, 1 कैलोरी। वही लिखा है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, या 4.2 जूल 10 टू द पावर -3 किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, या 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। आइस का होता है उसका आधा 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, या 2100 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। और स्टीम का कितना 0.48, लगभग सेम ही है आइस का और स्टीम का 0.5 है 0.4। अपना डाटा याद करना है। आगे लिखा है कि नोट मेक इफ सबस्टेंस अंडरगोज द चेंज ऑफ अ स्टेट व्हिच अकर्स ऑफ ए कांस्टेंट टेंपरेचर कितना डेल्टा टी बराबर 0। माने कि तापमान में कोई चेंजिंग हो ही नहीं रहा है, तापमान में कोई चेंजिंग डेल्टा टी इक्वल टू 0, एस बराबर इनफिनाइट, हाँ एस बराबर इनफिनाइट, वही लिखा हुआ है। इफ सबस्टेंस अंडरगोज द चेंज ऑफ अ स्टेट व्हिच अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अपनी अवस्था चेंज कर रहा है, तापमान वहीं का नहीं है, तो समझिए उसका वैल्यू इनफिनाइट है। जैसे कि कोई बर्फ पानी में कन्वर्ट हो रहा है, तापमान वहीं का वहीं है, उस समय पूछा जाए कि बताओ कितना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मान, बोले इनफिनाइट, समझ कि नहीं। उसको बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट कैपेसिटी, वहां पर नहीं होता है ये वाला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मान, क्योंकि वहां टेम्परेचर चेंज नहीं दे रहा, वही लिखा हुआ है कि सबस्टेंस अंडरगोज द चेंज ऑफ अ स्टेट, सबस्टेंस उस मतलब गुजर रहा है इस दौर से ताकि उसका स्टेट चेंज हो रहा है, व्हिच अकर्स एट कांस्टेंट टेंपरेचर, टेंपरेचर को फिक्स रखते हुए, माने डेल्टा टी इक्वल टू 0, इसका मतलब एस इक्वल टू इनफिनिटी। अब आगे लिखा मोलर हीट कैपेसिटी, सुनो पहले कोई अंतर नहीं है, ये था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कितना को डिफाइन किया गया कि 1 किलो पानी को 1 डिग्री गर्म करने में जितना हीट लगेगा क्या कहलाता है, 1 मोल पानी को 1 डिग्री गर्म करने में जितना, ऐसे क्या बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। खाली 1 किलो से क्या बोलना है, 1 मोल, 1 मोल। तो मोलर हीट कैपेसिटी किससे लिखा गया है, सी से, और सी बराबर डेल्टा क्यू बटा एन डेल्टा टी, एन है नंबर ऑफ, आई है मास इन किलोग्राम, सही कि नहीं। यही पता चलेगा थर्मोडायनामिक्स में सीपी और सीवी,
Cp और Cv। एक Cp हो जाएगा कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मैंने पानी को, मैंने अब हम बात करें हाँ गैस के बारे में कि किसी गैस को आप एक मोल गैस को 1 डिग्री गर्म करते हैं और जितना उसमें हीट लगेगा वो कहलाएगा मोलर हीट कैपेसिटी। लेकिन ये काम अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रख के करते हैं तो Cp कहा जाएगा। ये जो आपका काम वही करना है, 1 मोल गैस को 1 डिग्री गर्म करना है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए, प्रेशर चेंज नहीं हो जाए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाइएगा बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए अगर आप 1 मोल पानी को 1 मोल गैस को 1 डिग्री गर्म करते हैं तब वो वैल्यू Cp कहलाएगा। और दूसरा बात वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए, क्या रखते हुए? हाँ, वॉल्यूम मतलब कैसे? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम ही बढ़ने का चांस फैलेगा, वॉल्यूम ही बढ़ेगा, लेकिन नहीं, क्या होना चाहिए? वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, तो प्रेशर बढ़ाओ। कौन को तो बढ़ना ही है। टेम्परेचर बढ़ाने से अगर आप, मैंने टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? फैलना चाहेगा गैस, फैलना चाहेगा, लेकिन आप जगह नहीं दीजिएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर मेंटेन की अगर आपको करना है तो स्पेस दीजिए, है कि नहीं? तो वही बात, एक बार आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, एक बार वॉल्यूम, तो नाम पड़ जाएगा Cp, समझ कि नहीं? हम लोग यहाँ से हीट का फार्मूला निकाल रहे हैं, किसका? हीट का। थर्मोडायनामिक्स में काम आएगा। थर्मोडायनामिक्स में हीट का तो ट्रांसफर पढ़ना है कि एक बॉडी ने दूसरा बॉडी को हीट दिया। जब हीट देंगे तो किस प्रोसेस पर हीट दिया जा रहा है? आइसोबारिक प्रोसेस पर, आइसोकोरिक प्रोसेस पर पढ़े थे कि नहीं? आइसोथर्मल पर, है कि नहीं? उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि Cp होना चाहिए कि Cv होना चाहिए। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट का प्रेशर चलेगा तो Cv वाला यूज करेंगे, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो Cv वाला यूज करेंगे। तो ये लिखा हुआ, अभी तो सिंपल लिखा मोलर हीट कैपेसिटी कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस को 1 डिग्री या 1 केल्विन गर्म करने में जितना उसमें एनर्जी या उसमें लगेगा उसे बोलते हैं हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी। तो ये लिखा हुआ जूल पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड या कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड। अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मोल ऑफ ए बॉडी टू राइज इट्स टेंपरेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 मोल किसी बॉडी के तापमान, 1 मोल किसी बॉडी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने में जितना उसमें एनर्जी लगेगा, हीट लगेगा, उसे बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। वही देखो डेल्टा Q बराबर NC डेल्टा T, तो तोड़ लेंगे हम, है कि नहीं? तो डेल्टा Q बराबर क्या आ जाएगा? NC डेल्टा T। तो लिखा हुआ डेल्टा Q बराबर N क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल बराबर मास बटा मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल बराबर मास बटा मॉलिक्यूलर वेट। तो मास को लिखते हैं कैपिटल में, लिखे लोग मास का मास लिखा, ठीक है? यहाँ क्या लिखा हुआ है? मास। ऐसे हम लोग याद है छोटा m को ना, हम लोग गैस के 1 मॉलिक्यूल का मास मानते थे। छोटा m बराबर गैस के 1 मॉलिक्यूल का मास, बड़ा m का मतलब जनरल मास, m नॉट का मतलब मॉलिक्यूलर वेट, Na का मतलब गाइडो नंबर, बड़ा M का मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, छोटा m का मतलब नंबर ऑफ मोल्स। तो m बटा m नॉट और c इंटू डेल्टा T, तो ये हो गया मास ना। तो इसका मतलब c बटा m नॉट बराबर s, तो ms डेल्टा T, Q बराबर ms डेल्टा T, Q बराबर, इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बराबर मोलर हीट कैपेसिटी बटा मॉलिक्यूलर वेट, सही कि नहीं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बराबर मोलर हीट कैपेसिटी बटा मॉलिक्यूलर वेट, ये लिखा होगा। और क्या? और मोलर हीट कैपेसिटी बराबर लिखा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गुना मॉलिक्यूलर वेट। ये हो गया 1 किलोग्राम, है कि नहीं? ये हो गया m नॉट किलोग्राम, m नॉट किलोग्राम में 1 मोल, है कि नहीं? m नॉट इसे हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे तो बोलते हैं ग्राम में, तो मान लिया बोलते हैं 15 ग्राम, 16 ग्राम, 20 ग्राम, किसी का 32 ग्राम, ठीक है? मॉलिक्यूलर वेट। 1 ग्राम को गर्म करने में जो मैंने उसमें लोग क्या कहलाता है? स्पेसिफिक। लेकिन हम लोग ग्राम यूज करेंगे, हम लोग ग्राम में नहीं यूज करेंगे, किलोग्राम। अगर हमको यहाँ भी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट भी लिखना होगा ना तो किलोग्राम में लिखेंगे कि 32 × 10 के पावर -3 किलोग्राम। ऐसे 32 पर सॉल्व नहीं करेंगे, हमेशा क्या करना है? सब ऐसा ही मात्रा में सॉल्व करना है कि नहीं? अगर हमको हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट लिखना है तो 1 ग्राम नहीं लिख देंगे, 1 × 10 के पावर -3 किलोग्राम यूज करेंगे, ऐसे यूज करेंगे। तो 1 किलोग्राम में कितना बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट, तो m नॉट किलोग्राम में मोलर हीट, है कि नहीं? 1 मोल में ज्यादा ग्राम होगा ना। हाँ, अगर समझ लो कि मॉलिक्यूलर वेट किलोग्राम में होता तो हम लोग बोलते हैं ना का 32 किलोग्राम, 1 किलोग्राम को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, तो 32 लोग बोलेंगे क्या 32 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 32 किलोग्राम बराबर 1 मोल हुआ। इसका मतलब मोलर वाला ज्यादा है और ये वाला कम, 1 किलोग्राम का है, आई m नॉट किलोग्राम,
ठीक है नहीं? हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गुने मॉलिक्यूलर वेट बराबर मोलर हीट कैपेसिटी। आगे लिखा हुआ इस सब बात जो हम डायमेंशन में पढ़े थे कि एमएस को बोलते हैं हीट कैपेसिटी, एस को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एमएस को बोलते हैं। क्वेश्चन में डाटा रहेगा, डाटा को पकड़ने के लिए बात लिखवाया गया है। कभी कभी क्वेश्चन लिखेगा कि हीट कैपेसिटी इतना, तो समझ आना कि मिला जुला दे दिया एमएस। अब अलग से क्वेश्चन में मास ढूंढने का जरूरत नहीं है, एमएस का वैल्यू साथ साथ दिया गया है, इसका यूज करेंगे हम। और यहाँ पर देखो डिटेल से सब नहीं कराया गया है कि मैंने सीटी और ये पढ़ाएंगे हम लोग थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है नहीं? जब प्रोसेस में आएंगे तब। आगे लिखा है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या है? मैकेनिकल इक्विवेलेंट का मतलब समझ लो पहले। इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य, माने किसी हीट के समतुल्य, हीट के समतुल्य कोई मैकेनिकल एनर्जी, कोई ऐसा मैकेनिकल एनर्जी माने कौन? काइनेटिक एनर्जी, ये भी तो मैकेनिकल एनर्जी। किसी वस्तु को उठा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी कौन एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी। माने कोई ऐसा पोटेंशियल एनर्जी या कोई ऐसा काइनेटिक एनर्जी जो हीट के इक्विवेलेंट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ये इसका सिंबल है। लिखा है अमाउंट ऑफ वर्क डन नेसेसरी टू प्रोड्यूस यूनिट अमाउंट ऑफ हीट। किस कह रहा है कि उतना वर्क डन कीजिए जिसके लिए कितना का जरूरत हो? यूनिट अमाउंट ऑफ हीट। यूनिट अमाउंट ऑफ हीट मतलब 1 कैलोरी, है कि नहीं? 1 कैलोरी ऊर्जा जितने काम करने के लिए, माने किसी काम को करने के लिए अगर 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता है तो उस वर्क डन के बारे में बात किया जा रहा है जिसके लिए कितना 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती होगी। वही लिखा है अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन नेसेसरी टू प्रोड्यूस यूनिट अमाउंट ऑफ हीट, है कि नहीं? उतना वर्क डन बस जितना में कितना हो? 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हो, समझा कि नहीं? मतलब 4.2 जूल, 4.2 जूल। तो ये लिखा है क्यू कैलोरी से अगर डब्ल्यू जूल वर्क होता है, आप क्यू कैलोरी उसमें लॉस किए, कितना काम हुआ उससे? डब्ल्यू जूल। क्यू कैलोरी आपने उसमें लॉस किया, कितना काम हुआ? डब्ल्यू जूल। 1 कैलोरी में डब्ल्यू बाई क्यू, भाई डब्ल्यू बाई क्यू तो जे है, इतनी लिख लेना कि 1 कैलोरी उष्मा से जितना बर्डन हो पाएगा वही हमारा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है। तो क्यू कैलोरी उष्मा से अगर डब्ल्यू जूल काम हो पाता है तो 1 कैलोरी उष्मा से डब्ल्यू बाई क्यू जूल काम हो पाएगा। तो डब्ल्यू बाई क्यू क्या नाम दिया गया? जे। आई कितना होता है? 4.2 जूल पर कैलोरी। तो आसान है लेकिन 4.2 जूल पर कैलोरी। साफ साफ समझते हैं कि 1 कैलोरी का मतलब 4.2 है कि नहीं? 1 कैलोरी आप उष्मा दी कितना काम करिएगा? 4.2 जूल। तो 4.2 जूल पर कैलोरी को हम क्या बोलेंगे? जे, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, यही दिखाया गया। जे जे के बारे में लिखा कि जे कोई फ्यूचर क्वांटिटी नहीं है, नहीं कोई कांस्टेंट है, इट इज ए कन्वर्शन फैक्टर। इसे कन्वर्ट करता है कैलोरी को जूल में, है कि नहीं? ये कोई भौतिक राशि नहीं है और ना कोई कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है? इस तरह कोई कांस्टेंट ही नहीं है और ना कोई भौतिक राशि है, ये कन्वर्शन फैक्टर है। आगे लिखा हुआ है क्या? वाटर इक्विवेलेंट। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज रहेगा वाटर इक्विवेलेंट कि एक वस्तु है जिसका वाटर इक्विवेलेंट इतना है, ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे लिखा है। एक बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट 5 किलो है, मतलब वो बॉडी नहीं रखो 5 किलो पानी रखो, बात बराबर है। समझ में है कि नहीं? एक बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट 5 kg है, मतलब वो बॉडी को हटवाओ, बॉडी जी है जी हटाओ, बॉडी के बदले 5 किलो पानी के बारे में सोच, कहानी सब सेम है। जैसे कि मान लें आप किसी बर्तन में ना मिलाएंगे, कोई बर्तन होगा उसमें आप बर्फ डालेंगे, पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे, तो ऐसा थोड़े कि खाली बर्फ और पानी अपना हीट ट्रांसफर करेगा, जिस बर्तन में डाले वो भी हीट ट्रांसफर करेगी। अब उस बर्तन के बारे में नहीं देगा आपको कि इस बर्तन का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतना है, वो सब नहीं, सीधे लिख देगा कि बर्तन का वाटर इक्विवेलेंट ही 5 किलो है, बर्तन की जगह पर 5 किलो पानी का यूज कर लीजिए, कहानी खत्म है। समझ में कि नहीं? तो क्वेश्चन उसे में आसान हो जाएगा। हमें तो फिर बर्तनों को लेना पड़ेगा, जिस बर्तन में आप बर्फ मिला दिए और गर्म पानी, बर्फ और गर्म पानी मिलाए तो गर्म पानी अपना हीट लॉस करेगा, बर्फ अपना हीट गेन करेगा, तो खाली बर्फ और पानी के बीच काम हो रहा होगा, आखिर बर्तन के बीच उसके ऊपर क्रिया हो रहा होगा, हीट लॉस से गेन कर रहा होगा। तो उस बर्तन के पूरे डाटा को नहीं दे करके कि बर्तन का किलो का है, उसका इसका वैल्यू कितना है, ये सब नहीं देगा, सीधे लिखेगा कि बर्तन का वाटर इक्विवेलेंट का मान 5 किलो है। इसका मतलब बर्तन को हटाओ
5 किलो पानी के बारे में सोच, बात एक ही है कि नहीं? ये लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ हीट, ध्यान सुनिएगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ ए सबस्टेंस बाय डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड। कोई एक सबस्टेंस है जिसके तापमान को हमें कितना बढ़ाना है? डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड। मान लिया हमारे पास कोई एक सबस्टेंस है जिसका मास कितना है? m किलोग्राम। कितना किलोग्राम? m किलोग्राम सबस्टेंस है, कोई दूसरा पदार्थ, पानी नहीं है, दूसरा कोई पदार्थ हमारे पास m किलो, जिसको गर्म करना है कितना हमको? डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ ए सबस्टेंस बाय डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब m s किसका? सबस्टेंस का, मास भी सबस्टेंस का, s भी सबस्टेंस का, और डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड। कितना उष्मा चाहिए कि नहीं? सही कि नहीं? कोई सबस्टेंस है हमारे पास m किलो, उसको हमें गर्म करना है डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड। कितना उष्मा चाहिए? ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी। इतनी उष्मा कितने किलोग्राम पानी को इतना ही डिग्री गर्म कर पाएगा? बस मैंने गए, इतना उष्मा कितने किलोग्राम पानी को इतना ही डिग्री सेंटीग्रेड गर्म कर पाएगा? जितने किलोग्राम पानी को उतना ही डिग्री सेंटीग्रेड गर्म कर पाएगा, उस पानी की मात्रा को बोलेंगे इसका वाटर इक्विवेलेंट। बस में कि नहीं? यस सर। इस पदार्थ को कितना गर्म करना है हमको? डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करना है तो कुछ उष्मा चाहिए। इतनी ही उष्मा, इतना ही उष्मा कितने किलोग्राम पानी को इतना ही गर्म कर सकता है? कितना डिग्री सेंटीग्रेड? डेल्टा टी। अगर उस वस्तु को आपने 5 डिग्री गर्म किया है तो पानी को भी इतना पानी जरूर लीजिए कि ताकि 5 डिग्री गर्म करें, उतना उष्मा फिर से खपत हो जाए, है कि नहीं? इस वस्तु को 5 डिग्री गर्म करने में जितना उष्मा लगा है, उतने ही उष्मा कितने किलोग्राम पानी को 5 ही डिग्री गर्म कर पाएगा? वो पानी की मात्रा इसका वाटर इक्विवेलेंट है। इसका मतलब अगर हम बोल दें कि इसका वाटर इक्विवेलेंट 10 किलो है, इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु को नहीं गर्म करो 10 किलो पानी नहीं गर्म करो उतना डिग्री सेंटीग्रेड। बात की बोले कि नहीं? ये वाटर इक्विवेलेंट का मतलब है। इसे कोई क्वेश्चन सॉल्व होने वाला, क्वेश्चन पकड़ में आता है, समझ में आता है क्या कह रहा है। तो देखो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ ए सबस्टेंस बाय डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड विल राइज टेम्परेचर ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर बाय डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म कर पाएगी इतनी उष्मा। यही उष्मा कुछ पानी की मात्रा को मैं कितना गर्म कर पाएगी? डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड ही। देन दैट अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट ऑफ सबस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ सबस्टेंस गुने स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ सबस्टेंस गुने डेल्टा टी बराबर मास ऑफ वाटर गुने 4200 जूल पर केजी अब गुने डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों कहानी वाटर इक्विवेलेंट बराबर ms बटा 4200। सही करें? मास ऑफ सबस्टेंस गुने स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ सबस्टेंस बटा। ये रट्टा माइनस का फायदा नहीं। ऐसा नहीं कि तुरंत निकाले आया कि वाटर इक्विवेलेंट बताइए, ऐसे नहीं। क्वेश्चनों में दे ले रहेगा कि सबस्टेंस का वाटर इक्विवेलेंट 5 किलो है कि नहीं? इसका मतलब उस वस्तु को ना मतलब गर्म करो उतना डिग्री 5 किलो, पानी को गर्म करो तो उतना डिग्री, बात बराबर है। सुना कि नहीं? नहीं कैसे करना, हमेशा इसका हीट निकाल लेना बराबर पानी का कुछ मात्रा मान लेंगे x, लिखेंगे ms डेल्टा टी, इसका मान निकाले। ये कहानी याद रहेगा तो फिर अपने से हो जाए, फॉर्मूला होने वाला नहीं। मन के लिए ये वाटर इक्विवेलेंट। आगे लिखा है लेटेंट हीट। हाँ देखो, हर एक बार वही होगा ना, हम तो बोल रहे बार बार कि कोई बर्तन रहेगा उसमें कोई दो वस्तु को गर्म करना है। अब कोई वस्तु अपना हीट लॉस करता है दो ही तरीका से, या तो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा अपना फेज बदलेगा, कोई तीसरा उपाय है ये नहीं, या तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो अवस्था बदलेगी। तो देखो तो हीटे होगा, एगो कौन मिला Q बराबर ms डेल्टा टी, एगो Q बराबर ml, पढ़े कि नहीं? लेटेंट हीट क्या पे क्या होता है? Q बराबर हमारे पास हीट का दो ही फॉर्मूला है ml और ms डेल्टा टी। तब लगाते हैं जब टेम्परेचर बढ़ता घटता है, फेज चेंज नहीं होता, और तब लगाना होता है जब भी प्लस माइनस हो सकते हैं, अगर प्लस माइनस हो सकते हैं। मान लो कभी ई वाला टेम्परेचर ज्यादा निकला है कि नहीं, बोले कि हम मतलब एक बर्तन में पानी डाल दिए, हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड खौलता हुआ पानी डाल दिए, आगे देने क्या डाल दिए? बर्फ। तो मान लें कि हम एक तरफ डाल दिए कि बर्फ 0 डिग्री पर, एक तरफ पानी 80 डिग्री पर, तो क्या होगा? पानी 80 डिग्री वाला धीरे धीरे लो होगा, तो
तो वो क्या करेगा, ई वाला हीट लॉस करेगा। मान लिया 80 आ गया 70 पर, तो उसे फॉर्मूला कौन लगाएंगे, MS डेल्टा T। अब बर्फ हम कौन लगाएंगे, ML, क्योंकि बर्फ हम वही हीट को लेगा और इस फॉर्म में लेगा, लॉस होगा इस फॉर्म में ही और लेगा वो इस फॉर्म में ही ML। समझ कि नहीं? तो इस तरह से मैंने हमेशा लगाना रहेगा, या तो Q बराबर ML या तो Q बराबर MS डेल्टा। अब बाकी देखने से पता चल जाता है जी किसका टेम्परेचर ज्यादा किसका कम है। आगे देखो, इसमें आगे लिखा है लेटेंट हीट, वही अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट। इसमें क्या हो रहा है, चेंज द स्टेट ऑफ m किलोग्राम सबस्टेंस व्हाइल इट्स टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट इज रिटन एज Q बराबर ml। अगर कोई पदार्थ अपनी अवस्था बदल रही है टेम्परेचर को फिक्स रखते हुए, तब उसमें जितना हीट लगेगा उसको लिखने का तरीका क्या है, Q बराबर ml। IL बराबर Q बाई M, उसका मात्रा लिखा हुआ है जूल पर केजी या कैलोरी पर ग्राम। तो ये लिखा हुआ है कि लेटेंट हीट कैपेसिटी दो तरह का होगा, एक बर्फ वाला में और एक पानी वाला। नहीं बोलते कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ है वो बदल रहा है पानी में, ये होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी है, वो गर्म होकर बदल रहा है बाष्प में, तापमान 100 का 100 है, ये वाला लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तो ये लिखा हुआ है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम बर्फ को 1 ग्राम पानी में कन्वर्ट होने में 80 कैलोरी लगता है। रट्टा मारना ही बोला, सही कि नहीं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जब बर्फ क्या बदल रहा होगा, पानी में, 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने में 80 कैलोरी ऊष्मा लगती है। 1 ग्राम बर्फ को 1 ग्राम बर्फ को पानी में कन्वर्ट होने में 80 कैलोरी ऊष्मा लगती है, और 1 ग्राम पानी को वाष्प में बदलने में 540 कैलोरी। ऐसे 536 लिखा रहता है, कहीं 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 540 लिखा रहता है। जब अपना समझिएगा 540 कैलोरी पर ग्राम, इधर 80 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम बर्फ को 1 डिग्री मतलब 1 ग्राम बर्फ को 1 ग्राम पानी में कन्वर्ट होने में क्या डिग्री पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान फिक्स है, खाली बर्फ पानी में बदल रहा है, तो 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने में 80 कैलोरी लगेगा, और 1 ग्राम पानी को वाष्प में बदलने में कहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड 540 कैलोरी लगेगा। बाकी लिखा हुआ है साफ साफ, अगर इसको आप जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऐसा मात्रक में सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन के हिसाब से कैलोरी में तो कैलोरी में है, और ऐसा मात्रक में है तो 80 कैलोरी पर ग्राम को चेंज करके लिखा गया है कि 336 किलो जूल पर किलोग्राम या 360 किलो जूल पर मोल। ये अपना इरिटेंट डायमेंशन का खेला है, अपना कन्वर्ट करते रहना। ये रेफरेंस का फायदा होगा है नहीं, जिसे हम लोग एक बार बताते हैं गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8 कितना 314 जूल पर मोल पर केल्विन। हाँ वो तो कोई बात कर लो, जूल को बदल लो लीटर एटमॉस एयर में, तो रट्टा मारा नहीं पड़ता, डायमेंशन पार्ट मजबूत रहेगा, तो अपने से कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग कितना में है। आगे वही लिखा हुआ कि इस पूरे चैप्टर में सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगाना है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है, हीट लॉस बराबर हीट गेन। बाकी तो क्वेश्चन देगा तो इससे पता चलेगा आपको, सही है कि नहीं? ये लिखा हुआ है, जब भी फॉर्मूला से क्या लगाना, हीट लॉस बराबर हीट गेन। हीट का फॉर्मूला लगते रहे खाली, कभी Q बराबर ml डेल्टा T, कभी Q बराबर ml। अब आगे अपने समझते रहिए भाई कि 1 किलो है कि 1 मोल है, हम तो कोशिश करेंगे कि मोल को बदल लो कोशी में, ग्राम में, सब सॉल्व हो SI मात्रा। ये तरीका था कैलोरीमेट्री। पूरा क्लियर है? बंद।